नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विस्टा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी टॉप 20 जीके जीएस की श्रृंखला चल रही है। इसमें हम दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम जो आगामी है कंप्लीट जीके जीएस का श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य है आपका एक भी क्वेश्चन जीके जीएस का गलत ना हो। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस जीके जीएस की श्रृंखला की। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आपको यह श्रृंखला अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है। अब आप देखिए दोस्तों, हरित गृह गैस कौन सी नहीं है, ग्रीन हाउस गैस आपको बताना है कौन सी नहीं है। हमने पिछले जो हमारा प्रैक्टिस सेट था जीके जीएस का, उसमें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको समझाया था। अब बताइए हरित गृह गैस इसमें कौन सी नहीं है। हमने वहां पर आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड और वहां पर हमने नाइट्रस ऑक्साइड भी बताई थी, और तीसरी गैस जो है मीथेन। मीथेन ये तीनों की तीनों, नाइट्रस ऑक्साइड देखिए N2O, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन जो है CH4, ये तीनों की तीनों ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन नाइट्रोजन, कभी कभी नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन भी दे देता है, तो याद रखिए ये दोनों की दोनों ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन से आपको इतने सारे ग्रीन हाउस गैसेस भी पता चल गई और कौन सी गैस नहीं है ग्रीन हाउस, ये भी पता चल गया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये देखिए लास्ट टाइम ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिम जो सिम कार्ड यूज करते हैं उसका पूरा स्वरूप क्या है, फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो याद रखिए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है ये सिम का फुल फॉर्म है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो पराश्रव्य ध्वनियां होती हैं उनकी आपको बताना है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनियां होती हैं पराश्रव्य, श्रव्य का अर्थ होता है दोस्तों सुनना, पराश्रव्य मतलब जो हमारे कानों से सुनी नहीं जा सकती हैं उन्हें कहते हैं पराश्रव्य ध्वनियां। तो याद रखिए विन ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। दोस्तों, ये कई बार आपसे पूछा गया है कि फंक जो है, फंक ने किसका आविष्कार किया था। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, विटामिन जो है, विटामिन फंक जो है विटामिन के साथ जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। हम दोस्तों आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं विटामिन से संबंधित स्कर्वी रोग किसकी कमी से होगा, विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था आंवला में। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा गया, स्कर्वी रोग के इलाज में कौन सा उपयोगी होगा, मतलब आंवला जो है विटामिन सी होता है इसलिए ये उपयोगी होगा। इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपसे, एक तरफ साइंटिस्ट हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए इन्वेंशंस हैं। आप देखिए जेम्स वाट ने भाप इंजन, जो वाष्प इंजन था उसकी खोज की थी, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया था। एजी वेल ने टेलीफोन, ग्राहम वेल जो हैं इनके द्वारा टेलीफोन, जेएल वेयर्ड ने टेलीविजन, जेएल वेयर्ड के द्वारा टेलीविजन, जे परकिंस ने पेनिसिलिन। तो दोस्तों याद रखिए ये जो है डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पेनिसिलिन जो है जे परकिंस के द्वारा नहीं बल्कि फ्लेमिंग के द्वारा इसको खोजा गया था, फ्लेमिंग के द्वारा, इसलिए डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। आपके घरों में जो समतल दर्पण होते हैं, अगर आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो आपकी पूरी की पूरी हाइट का अगर आधा, मान लीजिए मेरी हाइट है 6 फीट, तो कम से कम इस दर्पण की हाइट जो होनी चाहिए हमारी हाइट की आधी मतलब 3 फीट होनी चाहिए, तब हम अपने पूरे के पूरे प्रतिबिंब को इस दर्पण में देख सकते हैं। तो आधा होना चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये दोस्तों सारे के सारे एनटीपीसी और डी ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगर दोस्तों आप बताइए
विटामिन का निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो जाता तो काहे के लिए हमें विटामिन ए के लिए हरी सब्जियां, विटामिन सी के लिए आंवला, इन चीजों की बाहर से जरूरत होती। अगर विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में हो जाता तो ऑब्वियस ही बात है हमें इन चीजों की जरूरत सब्जियां, हरी सब्जियां, फल, दूध इत्यादि चीजों से पूर्ति होती है। इसलिए विटामिन का निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। बाकी का एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन्स जो है ये शरीर के अंदर इनका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? अब आप देखिए लोलक घड़ियों का जो आवर्त काल होता है वो क्या होता है? लोलक घड़ियों का आवर्त काल, इसका समय टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल अपॉन जी, जहां पर जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, एल जो है लोलक की लंबाई है और टी जो है आवर्त काल है। अब देखिए गर्मियों के समय में जो लोलक होता है, ये जो आप देखिए ये इस लोलक की लंबाई क्योंकि ये धात्विक होता है, इस लोलक की लंबाई गर्मियों के समय में बढ़ जाती है। गर्मियों में आप देखेंगे जैसे जैसे कोई भी मटेरियल गर्म होता है तो उसका प्रसार हो जाता है। इसकी वजह से आप देखेंगे इसकी लंबाई बढ़ जाती है। जब लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाने का मतलब अब ये लोलक घड़ी जो है ज्यादा समय ले लेगी एक आवर्त को पूरा करने में, क्योंकि आवर्तकाल बढ़ गया है लोलक की लंबाई बढ़ने की वजह से। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। अब देखिए ऑप्शन क्या थे? गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, दिन के लंबे होने से मतलब नहीं है कुंडली में घर्षण होता है, ये भी नहीं है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई हमने आपको बताया बढ़ जाती है क्योंकि प्रसार हो जाता है गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। इसलिए क्या होता है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, जो मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी के घड़े में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें क्या होता है पानी जो भरा होता है घड़े के अंदर, पानी बाष्पीकरण के लिए अपने ही अंदर की ऊष्मा का प्रयोग कर लेता है। जब पानी अपने अंदर की ऊष्मा का प्रयोग करके बाष्पीकृत हो जाएगा तो क्या होगा? इस पानी का टेम्परेचर गिर जाएगा। टेम्परेचर गिर जाएगा मतलब पानी ठंडा हो जाएगा। वही बात पूछी थी, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा हो जाता है? तो वाष्पीकरण की वजह से जल ठंडा हो जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण में जल अपने ही अंदर की ऊष्मा का प्रयोग कर लेता है, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर गिर जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या है। पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है इसमें कौन सी तत्व पाया जाता है? तो याद रखिए मैग्नीशियम तत्व जो है, मैग्नीशियम, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। यह कई बार पूछा जा चुका है आपसे। अब दोस्तों देखिए ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। मांडा जो है ये कहां पर है? मांडा ऑब्वियस ही बात है जम्मू और कश्मीर में है मांडा। दाइमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है दाइमाबाद। और कालीबंगा जो है राजस्थान में है ये कालीबंगा। और राखी गढ़ी जो है हरियाणा का काफी प्रसिद्ध स्थल है राखी गढ़ी। और इसके अलावा भी आप देखेंगे जो रोपड़ है, रोपड़ जो है ये पंजाब में है रोपड़। और इसके अलावा लोथल जो स्थल है, लोथल कहां पर है? गुजरात का बंदरगाह है लोथल, गुजरात का है। और उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, याद रखिए आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में मेरठ वाले इलाके में है, यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। तो इतने स्थल जो है कई बार आपसे पूछे जाते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना, ये फल्गु के नाम से जानते हैं, निरंजना नदी के किनारे स्थित है। जो आप देखिए महात्मा गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति यही जो है निरंजना नदी के तट पर है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु होती है, याद रखिए। और जो ऋषि पत्तन है इसी को हम सारनाथ कहते हैं, सारनाथ। और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश किसके द्वारा दिया गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था। तो याद रखिए इतने पॉइंट्स गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं।
और मृत्यु को उनके महापरिनिर्वाण कहते हैं और प्रथम उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो इतने टर्मिनोलॉजी भी आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पुस्तकों से संबंधित है। कर्पूर मंजरी आपको सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों मालविकाग्निमित्रम, बिल्कुल। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब कुमार संभवम, ये कालिदास की पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम। तो याद रखिए ये तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें कालिदास की हैं, बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है, बिल्कुल सही है। जो सौंदरानंद है, बिल्कुल, ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। लेकिन जो कर्पूर मंजरी है, कर्पूर मंजरी हर्ष के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि इसे राजशेखर के द्वारा लिखा गया। याद रखिए राजशेखर के द्वारा कर्पूर मंजरी को लिखा गया, राजशेखर के द्वारा। तो इतने पॉइंट भी आपको याद रखना है। और अगर हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद, आप देखेंगे नागानंद और नागानंद जैसी पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई। और बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित, हर्ष का चरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। तो इतनी पुस्तकें आपको याद भी रखना है। अगला क्वेश्चन है वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जिन्हें 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? और दोस्तों ये स्वराज सभा जो थी उस समय आप देखेंगे सी आर दास के द्वारा काफी प्रयास किया गया। जब सी आर दास ने काफी प्रयास किया तो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष जो थे विट्ठल भाई पटेल निर्वाचित हुए थे। इनके प्रयासों से विट्ठल भाई पटेल जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। शारदा अधिनियम में जो लड़कियां थी इनकी एज 14 थी और लड़कों की एज 18 थी। याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? दो टाइप के क्वेश्चन है। एक तो विलियम हॉकिंस जब भारत आता है अपना पत्र लेकर व्यापारिक अनुमति के लिए, तब उस समय भारत में जो शासक था वो जहांगीर था और वह अकबर के नाम से पत्र लेकर आता है, लेकिन जहांगीर शासक था। लेकिन ईस्ट इंडिया का गठन जब होता है ब्रिटेन में, उस समय जो शासक था भारत में, उस समय शासक था अकबर। अकबर जो था ये जहांगीर का पिता था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताए, दोनों टाइप के क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? तो आपको पता होगा जो नर्मदा है, नर्मदा मध्य प्रदेश से बिल्कुल अमरकंटक वाले क्षेत्र से निकलती है और पश्चिम में होते हुए ये आप देखेंगे इधर अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो यही जो है दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक तरफ झीलें दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थिति बताना है कहां पर स्थित है। लोनार झील दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की है लोनार झील। यहां मध्य प्रदेश दिया है, गलत हो गया। नक्की झील राजस्थान की है, यहां पर क्या दिया हुआ है? गुजरात दिया है, ये भी गलत हो गया। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की है, बिल्कुल ये सही दिया है। तो सही सुमेलित कौन है? सी ऑप्शन। पुलिकट झील दोस्तों ये तमिलनाडु की है, ना कि केरल की है। तमिलनाडु की, केरल की तो वेम्बनाद है, वेम्बनाद झील जो है, वेम्बनाद याद रखिए ये केरल की झील है वेम्बनाद। तो याद रखिए पुलिकट तमिलनाडु, नक्की राजस्थान, लोनार महाराष्ट्र और कोलेरू आंध्र प्रदेश की है। हुसैन सागर भी आंध्र प्रदेश की है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चन आपके आगामी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। अगर दोस्तों आपको ये श्रृंखला काफी अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब भी करते रहिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।